गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं श्रीदेवी मिश्रा आज फिर से आप सभी के सामने हमारा जो होम साइंस है उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो बिना देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति में परिवर्तन होते हैं, मनुष्य की अभिवृत्ति में कितने परिवर्तन होते हैं, तो वही देखेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन है संरचनात्मक, फिर सेकंड है मात्रात्मक, थर्ड है ए और बी दोनों, और हमारा फोर्थ है प्रकार्यात्मक। तो मनुष्य मतलब अभिवृत्ति में विकास कैसे होते हैं, तो हमारा जो संरचनात्मक और मात्रात्मक है दोनों तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्प्रेंगर ने नैतिक मूल्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन हमारा 6 भागों में, थर्ड हमारा 7 भागों में, और सेकंड हमारा 7 भागों में, थर्ड हमारा 8 भागों में, और फोर्थ हमारा है 9 भागों में। तो उन्होंने कितने भागों में विभाजित किया, तो जो हमारा 6 भाग है उसमें स्प्रेंगर ने नैतिक मूल्यों को विभाजित किया है। अगला है हरलॉक ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो हरलॉक जो हमारे हैं उन्होंने हमारे विकास की कितनी, तो 8 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं। ठीक है, आपको अवस्थाएं दिख रही होंगी, आप देख लीजिए अवस्थाओं को, और हम आपको अवस्था का नाम भी बता देते हैं। जैसे पहला हमारा है गर्भकालीन अवस्था, फिर है शैशवावस्था, फिर बचपनावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था, फिर वयःसंधि या पूर्व किशोरावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। ठीक है, अब हम अपना आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुरुष और स्त्री के प्रत्येक कोशिका में कितने क्रोमोसोम मतलब कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो कितने पाए जाते हैं, 23 जोड़ी पाए जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है बाल्यावस्था को किसने जीवन का अनोखा काल कहा है। हमारे जो बाल्यावस्था है उसको किसने जीवन का अनोखा काल कहा है, तो इसका ऑप्शन हमारा जो फर्स्ट है कोल और ब्रूस वही सही है। उन्होंने ही कहा था कि बाल्यावस्था हमारे जीवन का क्या है, अनोखा काल है। अगला हमारा क्वेश्चन है कुप्पुस्वामी के अनुसार बालक की बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन क्या होते हैं, देखे जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा जो बी है किस में देखा जाएगा, बाल्यावस्था में देखा जाएगा। ठीक है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो किस अवस्था में देखा जाएगा, जो हमारा बाल्यावस्था बी है वही सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है प्राक स्कूल की अवस्था किसे कहते हैं। जो हमारा प्राक स्कूल है उसकी अवस्था किसे कहते हैं, तो इसका ऑप्शन जो हमारा ए है प्रारंभिक बाल्यावस्था उसी को कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तर बाल्यावस्था काल की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो जो हमारा उत्तर बाल्यावस्था है उसकी आयु कितनी है, तो 6 से 12 वर्ष की उसकी आयु मतलब आयु होती है। ठीक है, और अगर हम पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो उसकी आयु कितनी होती है, तो उसकी 2 से 5 वर्ष की होती है। हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आहार में से पोषक तत्व में सबसे अधिक कैलोरी किस में होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक कैलोरी हमें कहाँ पे मिलती है, तो इसमें एक तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पे गलत दिया है, इसमें दिया है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा कैलोरी कहाँ पे मिलती है, तो हमारे वसा में मिलती है। तो आप वसा पे टिक करिएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है विटामिन सी को और भी कहा जाता है, मतलब उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन सी का हमने विटामिन वाले टॉपिक में हमने आपको बताया था, उसका एक और नाम क्या है, स्कारबिक अम्ल या स्कारबिक एसिड। तो आप उसी पे ठीक करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है आंवला का अच्छा सूत्र, मतलब आंवला अच्छा सूत्र है। आंवला क्या है, आंवला खट्टा है, और हमने आपको उसमें बताया था कि जितने भी खट्टे पदार्थ आएंगे वो विटामिन सी में आएंगे। ठीक है, तो आप इसमें विटामिन सी पे टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थूल पोषक तत्व नहीं है। क्या नहीं है हमारा, स्थूल पोषक तत्व। तो ये जो हमारा है विटामिन क्या है, ये स्थूल पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है निर्माण के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। किस चीज़ के निर्माण के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया है गुर्दे, यकृत, मांसपेशियाँ, अस्थि एवं दांत। तो हमें किसकी के लिए कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, तो जो हमारे अस्थि मतलब हड्डी और दांत के निर्माण के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। अगला हमारा क्वेश्चन है आहार में प्रोटीन की कमी से हो जाता है। जब हमें प्रोटीन नहीं मिलेगा तो उससे हमें क्या होगा, क्वाशियोरकर। हमने बताया था अपना उस मतलब जो हमारा प्रोटीन वाला था उसमें हमने आपको बताया भी था कि जो हमारा ये है आहार प्रोटीन है, प्रोटीन से हमें कौन सा रोग होगा, एक होगा हमारा क्वाशियोरकर, फिर मराश्मक, और फिर अगला है मराश्मिक क्वाशियोरकर। तो इसमें मराश्मक नहीं दिया है तो आप क्वाशियोरकर पर टिक कर दीजिए। ठीक है, स्कर्वी की मतलब किसकी कमी का परिणाम है, स्कर्वी किस रोग से होता है, तो हमने विटामिन वाले में बताया था कि विटामिन सी की कमी से हमें क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है आयरन की कमी से होता है। तो आयरन की कमी से क्या हो जाएगा हमारा, तो जो हमारा आयरन है उसकी कमी से हमें क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, और अगर आयरन की जगह यहाँ पे आयोडीन होता तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, जिससे गला हमारा क्या होता है, फूल जाता है। इसीलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है।
अगला क्वेश्चन हमारा, सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सूखे रोग को रिकेट्स कहते हैं, तो रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो हमारा विटामिन डी है उसकी कमी से होता है, ठीक है। और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलते हैं? तो हमें सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रमुख सूत्र है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किस में मिलता है? तो हमने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो आप इसमें कार्बोज दिया है तो आप उसी पे टिक कर लेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन पकाते समय ताप कितना होना चाहिए? जो हमारा प्रेशर कुकर है उसमें जब हम भोजन पकाएंगे तो कितना ताप होना चाहिए? तो जो हमारा 100 डिग्री से कितना होना चाहिए? 100 डिग्री से अधिक तापमान पे हमें प्रेशर कुकर में खाना बनाना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, धीमी आंच में पकाने की प्रक्रिया की विशेषता में शामिल नहीं है। धीमी आंच में जब हम भोजन पकाएंगे तो उसमें क्या नहीं होगा? तो उसमें हमारा पहला है उच्च तापमान और अधिक पानी। अगर हम ज़्यादा तापमान कर देंगे और अधिक पानी कर देंगे तो क्या उससे हमारा पकेगा? नहीं। अगला है उच्च तापमान और कम पानी, तो ये भी नहीं है। फिर हमारा कम तापमान और कम पानी, तो ये जो हमारा थर्ड आंसर है कम तापमान और कम पानी, तो यही हमारा सही है। अगला हमारा है, पाक क्रिया द्वारा खाद्य सामग्री बन जाती है। तो पाक क्रिया द्वारा हमारी जो खाद्य सामग्री होती है वो कैसे बन जाएगी? तो पचने योग्य बन जाएगी, तो सुपाच्य, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भोजन पकाने की वह विधि जिसमें पकाए जाने वाले भोजन पदार्थ पानी के संपर्क में नहीं आते। कौन सा ऐसा है जिससे पानी के संपर्क में नहीं आएंगे? तो जो हमारा भाप के द्वारा पकाना है वही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भोजन बनाने की सर्वोत्तम विधि है। तो जो हमारा उबालना होता है वो भोजन बनाने की सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि उबालने से क्या होते हैं? पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं और हमारा भोजन सुपाच्य और नर्म बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भोजन पकाने के में किस का प्रयोग हानिकारक है? सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग हानिकारक है? मसाले हैं, मसाले भी भोजन को गरिष्ठ बनाते हैं, ये भी हानिकारक है। ज़्यादा घी खाएंगे तो क्या हो जाएंगे? मोटापा हो जाएगा। और तेल का भी ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, हमारे लीवर के लिए हानिकारक है। लेकिन जो हमारा सोडा होता है, ये सब भी हानिकारक है लेकिन ये कम है। लेकिन जो खाने वाला सोडा होता है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है, तो इसमें आप सोडा पे टिक करेंगे। अगला हमारा 7वां क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। तो जो हमारे खाद्य पदार्थ है उसका संरक्षण किसकी तरह किया जाता है? तो सुखाकर भी करेंगे, चाशनी में डुबोकर भी कुछ दिन तक रखा जा सकता है। फिर अगला है, विकिरण द्वारा भी हो सकता है कि क्या होता है, जो उसका नाइट्रोजन का लेप लगाते हैं जैसे चिप्स वगैरह पैकेट में, तो वो। और अगला उपयुक्त सभी, तो आप उपयुक्त सभी पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, सब्जियों को कब धोना चाहिए? तो सब्जी को कब धोना चाहिए? काटने व छीलने से पहले हमें सब्जी को धो लेना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा, डबल रोटी व बिस्किट बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो बेकिंग कहलाती है। डबल रोटी हुआ, बिस्किट हुआ, नान खटाई हुआ, तो ये सब क्या होता है? बेक करके पकाया जाता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन, सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में पकाने से क्या प्राप्त होता है? तो हमें क्या होता है? लौह तत्व की प्राप्ति होती है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जनन द्रव्य की निरंतरता का नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो जो जनन द्रव्य की निरंतरता का नियम है वो किसने दिया है? तो जो हमारे राइटर हैं विजमैन, इन्होंने दिया है। अब मेंडल ने प्रयोग किया था, तो मेंडल ने किस पे प्रयोग किया था? तो उन्होंने किस पे किया था? तो हमारे मटर के पेड़ पर उन्होंने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विद्वान ने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने वर्गों में बांटा है? तो इसका हमने आपको आंसर हम बता देते हैं कितने वर्गों में, तो 7 वर्गों में बांटा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है, हरलॉक ने कितना बताया? तो 3 वर्ष से 10 वर्ष तक हरलॉक ने बताया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी भी, ये हमारा क्या है? ये हमारा वो है डिफिनीशन है, किसी भी व्यक्ति में आकस्मिक कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता, विकास एकाएक न होकर सतत होता है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन हमारा जो स्किनर है उनका है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बालक के शरीर का विकास होता है, तो बालक के शरीर का विकास कैसा होगा हमारे? तो सिर से किसकी ओर होगा? पैर की ओर होता है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो हड्डियों के विकास के लिए विशेषतर क्या आवश्यक तत्व है? तो हमने आपको बता दिया, हड्डी और दांत के विकास के लिए हमें किसका आवश्यकता पड़ता है? तो हमारे कैल्शियम का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरलॉक ने नवजात शिशु की अवस्था बताई है। नवजात शिशु की अवस्था हरलॉक ने कितना बताई है? तो जन्म से 2 सप्ताह तक इन्होंने नवजात शिशु की अवस्था बताई है। अगला क्वेश्चन है, गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन से कारक हैं? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मातृक कारक भी होता है, पैतृक कारक भी होता है, बाह्य वातावरणीय कारक भी होता है और उपयुक्त सभी, तो ये सभी कारक आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवजात को खसरा
की पहली खुराक कब दी जाती है? जो नवजात शिशु होता है उसको खसरे की खुराक कब दी जाती है? तो जो 9 माह होता है 9 महीने में उसे खसरे की पहली खुराक दी जाती है। अगला हमारा फ्रैंक ब्रीच है। फ्रैंक ब्रीच क्या है? ठीक है, तो ये जो हमारा फ्रैंक ब्रीच है वो है ब्रीच प्रसव का एक प्रकार है। ब्रीच प्रसव जो होता है उसका एक क्या है? प्रकार है। अगला हमारा क्वेश्चन है गर्भकालीन विकास की अवस्था नहीं है। बीजावस्था है, पहले जब बीज ही नहीं होगा तो अंकुरण कैसे होगा? फिर डिम्बावस्था, डिम्ब ही नहीं रहेगा तो बीज कैसे बनेगा? भ्रूणावस्था, जब भ्रूण ही नहीं रहेगा तो कैसे इन सब का निर्माण होगा? लेकिन शस्यावस्था ये हमारे गर्भकालीन विकास की नहीं है, ये तो बच्चा जब आ जाएगा नवजात के बाद शस्यावस्था आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के समय महिला को कितने टीके लगवाए जाते हैं? ठीक है, तो जो गर्भावस्था है उसके समय महिलाओं को हमारे इसका आंसर क्या है? 2 टीके लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्ण विकसित सामान्य नवजात शिशु का वजन कितना होता है? तो हमारे जो पूर्ण विकसित नवजात शिशु है उसका हमारा वजन होता है 3.2 किग्रा होता है। ठीक है, 3.2 किग्रा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है नवजात शिशु को जन्म से के समय तुरंत कौन सा टीका दिया जाता है? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? तो जो हमारा BCG होता है उसी का टीका दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था है। पहला क्या होगा? पहला हमारा क्या होगा? बीजावस्था, उसके बाद क्या होगा? भ्रूणावस्था। तो आप भ्रूणावस्था पे टिक कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को आज का हमारा ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।